आप अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ लिए थे, अपवर्ती पढ़ लिए थे ना। उसके बाद में आपको पढ़ना था परावर्ती दूरदर्शी यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप, ये आपको पढ़ना है। ध्यान देना बेटा, इसके बारे में थोड़ा सा देखना है आपको कि यह अपवर्ती दूरदर्शी का सुधारा हुआ रूप है। क्या है ये? अपवर्ती दूरदर्शी का सुधारा हुआ। क्या सुधारा गया इसमें, क्या कमी थी उसमें? तो ध्यान देना, अपवर्ती दूरदर्शी में अदृश्यक लेंस बहुत बड़ा होता था और जानबूझ के हम लोग बड़ा करते थे। जितना ही ज्यादा बड़ा होगा उतना ही प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करेगी। वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरण है उतना ही चमकीला वस्तु बनेगा। बात समझ में आ रही? लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी, ज्यादा बड़ा करने के चक्कर में उसमें दो प्रकार का दोष आ जाता था। बात समझ में आ रही है? एक को बोलते हैं गोलीय विपसन और दूसरे को बोलते हैं वर्ण विपसन। गोलीय विपसन क्या होता है बेटा? तो आप इस तरीके से समझना कि जो प्रकाश की किरण है, ये मान लेना उत्तल लेंस है, प्रकाश की किरण है ऐसे समांतर आ रही, तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती थी? मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर जाकर मिलती थी। लेकिन गोलीय विपसन दोष के कारण क्या होगा? कोई प्रकाश की किरण कहीं मिलेगी, कोई प्रकाश की किरण कहीं, मतलब एक जगह पर नहीं मिलेगी, किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरण एकत्रित नहीं होगी, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब धुंधला बनेगा। तो चमकीला बनाने के लिए ही बड़ा करते थे, जितना ज़्यादा बड़ा करोगे उतना ज़्यादा प्रकाश की किरण उसमें प्रवेश करेगी, उतना ही बढ़िया दिखाई देना चाहिए। लेकिन ज़्यादा बड़ा बनाने के चक्कर में एक दोष आ जाता था जिसको क्या बोलते थे? गोलीय विपसन। किस प्रकार का दोष होता है? समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर नहीं मिलती, अलग अलग बिंदु पर जाकर, इसको बोलते हैं गोलीय विपसन। और अगर ये दोष है बीटा लेंस में, तो जो अभी मैंने लिखा वर्ण विपसन, वर्ण का मतलब कलर, रंग, बात समझ में आ रही है? रंग का भी दोष आ जाता था, विभिन्न रंगों में बढ़ जाती थी। प्रकाश की श्वेत प्रकाश की किरण आप सभी जानते हो कई रंगों से मिलकर बनी होती है, तो कई रंग में बढ़ जाती थी, जिससे प्रतिबिंब क्या होता था? धुंधला दिखाई देता था। तो इन दोनों दोष को ज्ञात करने खत्म करने के लिए लेंस को ही हटा दिया गया और लेंस की जगह पे क्या लगाया गया? दर्पण। क्या लगाया गया बेटा? कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ देखो दबा हुआ है, अवतल दर्पण, या फिर अगर आधुनिक जो दूरदर्शी आ रहे हैं उसमें आप देखना परवलयाकार दर्पण भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो परावर्ती दूरदर्शी है बेटा, वो अपवर्ती दूरदर्शी का ही सुधारा हुआ रूप है। उसमें सुधार क्या किया गया? जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता था उसको हटाकर ऑब्जेक्टिव मिरर लगाया गया। क्या लगाया गया? अदृश्यक दर्पण लगा दिया गया। बस। कौन से दोष थे उसमें? दो मुख्य दोष थे, एक तो था गोलीय विपसन और दूसरा था वर्ण विपसन। तो ध्यान देना, आपके एग्जाम में इस टाइप से भी प्रश्न आता है कि आपसे परावर्ती दूरदर्शी पूछा जाता है, उसका किरण आरेख पूछा जाता है और बताया जाता है आप बताइए कि यह अपवर्ती दूरदर्शी से किस प्रकार से बेहतर है। तो आपको यही बताना है, यही सब तुलनात्मक रूप में लिख लेना है। या फिर तुलना करने के लिए आता है, तो तुलना करने के लिए सबसे पहले तो आप बता दो यही, जब तुलना की जाएगी तो आप बताओगे अपवर्ती दूरदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं हम लोग किससे? लेंस से। जो प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? वस्तु का, लेंस से। लेकिन परावर्ती में क्या करते हैं हम लोग? दर्पण से। किससे प्राप्त करते हैं बेटा? परावर्तन होता है, यहाँ परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वहाँ लेंस द्वारा। एक ही हो गया। दूसरा तुलना में आप ये सब करके बता देना, गोलीय विपसन और वर्ण दोष सब खत्म हो गया। कोई डाउट? ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बेटा देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। क्या देखते हैं? कंस्ट्रक्शन, संरचना देखना। तो वास्तव में जो परावर्ती दूरदर्शी है वो एक न्यूटन ने बना के रखा है, एक कैसेग्रेन ने बना के रखा है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे बना के रखा है। तो एनसीईआरटी में आपको ये दे दिया गया है ऐसे, कैसेग्रेन वाला। आपके सिलेबस में केवल दूरदर्शी लिखा, खगोलीय दूरदर्शी, अपवर्ती और परावर्ती, दोनों में से कोई एक बनाना है। बात समझ में आ रही है? जो भी आएगा। और ये न्यूटन ने बनाया है टेलीस्कोप, उनका है। दोनों का कंस्ट्रक्शन हम लोग नए पेज पर लेकर देख लें, बिठाने का कोई मतलब होगा नहीं, इतना सुंदर बनाया गया है फर्स्ट बैच में, ऐसे बना रहने देते हैं, ठीक है ना। दोनों समझ लो। और रे डायग्राम हम लोग इसका बनाएंगे, क्लियर? अभी देखना कैसेग्रेन का देख लो बेटा पहले।
समझना, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप, एक बड़ी नली होगी बेटा, मोटी नली इस प्रकार से, और जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उधर खुली हुई होगी पूरा, और यहाँ पर एक पतली नली होगी बेटा। बहुत ही आसान है समझना। यहाँ पे एक दर्पण लगाया जाएगा। आप बताना कौन सा दर्पण है, मैं तो बना दे रहा हूँ, बताओ कौन सा है, बताना क्या है। कहाँ से उत्तल तुमको लग रहा है? उत्तल दर्पण क्या होता है बताओ? अवतल है, सब बता रहे हैं, तुम उत्तल बता रहे हो। दबा हुआ तल परावर्तक हो, दबा हुआ तल क्या हो बेटा, और उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश की जाए, वही तो किया गया है। बात समझ में आई? चलो बेटा ये हो गया। अच्छा, इसी दर्पण को बेटा हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव मिरर। ऑब्जेक्टिव कैसा है बेटा, कॉनकेव। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अवतल दर्पण हो गया, क्लियर। अब देखो इसका सिद्धांत क्या होता है बेटा, कैसे काम करता है। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी समांतर, यहाँ भी। ये कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण। इसका नेचर क्या होता है, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देना, यही तो होता है। तो यहाँ पर सपोज करना ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष, ये प्रकाश की किरणों को ऐसे इधर की ओर मोड़ेगी। यहाँ पे एक हम लोग उत्तल दर्पण रखेंगे। ये कौन सा दर्पण है, कैसे पता चला, उभरा हुआ तल परावर्तक है और दबे हुए तल पर कलई या पॉलिश की गई। ठीक है, इसको हम लोग M2 बोलते हैं बेटा, और इसको हम लोग M1 बोलते हैं। मिरर फर्स्ट हो जाएगा ये, और ये मिरर सेकंड हो जाएगा। ये किस प्रकार का मिरर होगा, सेकेंडरी मिरर बोलते हैं। ये कॉन्वेक्स होगा, प्रकाश की किरण आएगी यहाँ पर, एरो देखते चलना, और ये वाली प्रकाश की किरण यहाँ। ठीक है, क्या चाहिए बेटा, अच्छा यहाँ पे M2 बता देते हैं, M2 है ना। चलो ये M1 हो गया और ये सेकेंडरी मिरर। ठीक है, ये प्रकाश की किरण आई, और ये आपका कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था। इसका नेचर क्या था, प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देना, मोड़ दी। यहाँ पे आगे हम लोग क्या रख दिए, उत्तल दर्पण। करेगा क्या ये, जितने जितने कोण पर ये आपतित हुआ उतने ही कोण पर ऐसे परावर्तित हो जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ पे भी ऐसे, और यहाँ पर एक लेंस लगा होगा बेटा, इस लेंस को हम लोग बोलेंगे आई पीस, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आई, ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखने से पता चल रहा है। यहाँ पे लिख दो ये कॉन्वेक्स लेंस। चलो ये बात समझ में आ गया, यही तो है आपका पूरा कैसे ग्रेन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है बेटा, बस यही है। बस आपको डर लगता है केवल देख के, कुछ नहीं। देखो अब बात समझ में आ रही होगी। सेम वैसे ही फिगर बना हुआ है, ये आई पीस है, ये आपका उत्तल दर्पण था, ये आपका अवतल दर्पण। प्रकाश की किरण ऐसे आई, पाथ आपको एरो से पता ही चल रहा है, यहाँ पे नहीं बनाया हूँ, यहाँ से टकरा के फिर ऐसे चली जाए, और ये क्या होगा, आई पीस। यहाँ पर प्रेक्षक होगा, यहाँ से देखेगा बस। तो संरचना समझ में आई। अच्छा न्यूटोनियन देख लीजिए आप, कैसे ग्रेन तो आपने देख लिया, कंस्ट्रक्शन इसका देख लिया। ध्यान देना, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। इधर ऑब्जेक्ट रखा है, इधर पूरा खुला हुआ होगा, और यहाँ पर एक बेटा ऐसे अवतल दर्पण लगा होगा। क्या लगा हुआ होगा, देखो दबा हुआ तल क्या है, परावर्तक, उभरे हुए तल पर कलई या पॉलिश की गई है। प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, ठीक है, ये भी क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को मोड़ेगा मुख्य अक्ष की ओर, इधर की ओर, और ये इधर की ओर। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके फोकस से पहले ही मान लो ये प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, तो कहाँ पर जाकर मिलेगी,
फोकस पर, ये भी बात समझ में आ रहा है, यानी फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो इस अदृश्यक दर्पण के, इस दर्पण को आप क्या बोलोगे बेटा? ऑब्जेक्टिव मिरर। अदृश्यक दर्पण हो गया, इसके पोल को आप ओ से लिखोगे, इसका फोकस मान लेना यहाँ कहीं है, FO, ऑब्जेक्टिव मिरर का फोकस। उससे पहले ही बेटा इसमें एक दर्पण रखा जाता है मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री के कोण पर। बात समझ में आ रही है? देखो किस प्रकार से रखा जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ऐसे रख दिया गया। बात समझ में आ रही है? अब ये जो प्रकाश की किरण है, ध्यान देना, ये ऐसे जाकर के कहाँ मिलना चाहिए? फोकस पर मिलना चाहिए था। इसको भी जाकर ऐसे फोकस पर मिलना चाहिए था। तो ये दोनों ऐसे जाएंगे अपना इधर की ओर, और ये थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, मान लो यहाँ पे मिल गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर एक नली लगी होती है और ये दोनों फिर ऐसे बढ़ते हैं। अरे दर्पण रखा होगा ना, तो ये प्रकाश की किरण उधर जा रही थी, यहाँ पे ऐसे दर्पण रखा हुआ है तो इससे टकराएगा, तो यहाँ पर हम अभिलंब डाल सकते हैं ना, ऐसे मिरर पर क्या डाल दिए? अभिलंब डाल दिए आपतन बिंदु पर जहाँ पर आपतित हुआ है। तो जितने कोण पर ये आपतित होगा उतने कोण पर परावर्तित हो जाएगा। भैया जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा। बात समझ में आ रही है? ओके, यहाँ पर परावर्तन हो रहा है तभी तो इसको परावर्ती बोलते हो। ठीक, तो ये प्रकाश की किरण ऐसे टकराई और टकराने के पश्चात फिर इधर से होकर ऐसे चलेगी। बात समझ में आ रही? ये भी प्रकाश की किरण यहाँ टकराई, टकराने के पश्चात इधर से होकर ऐसे जाएगी। अब जहाँ पर एक दूसरे को काट रही है वहाँ पर उस बिंदु का प्रतिबिंब बनाएगी जहाँ से प्रकाश की किरण आ रही थी। बात समझ में आ रही? अच्छा, इसको देखेंगे कैसे? तो यहाँ पर एक ऐसे लेंस होगा बेटा, इस लेंस को क्या बोलते हैं? आई पीस। बताओ बेटा, ये वाला आपको समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? इसमें क्या था, ऐसे प्रकाश की किरण आई थी, ऐसे टकरा के फिर ऐसे जाती थी, यहाँ से प्रेक्षक देखता था। और इसमें नली बगल में लगी होती, इसमें नली बगल में लगी हुई है। प्रकाश की किरण आई, अवतल दर्पण से टकराई, टकराने के पश्चात जा रही थी बेचारी कहाँ मिलने? फोकस पर। बात समझ में आ रही है? उसके फोकस से पहले ही हम लोग एक दर्पण रख दें, इसको बोलते हैं बेटा M2। क्या है ये? सेकेंडरी मिरर है। तो दर्पण रख दिए, अभी यहाँ से टकराई, टकराने के पश्चात फिर इधर की ओर जा रही है। तो यहाँ पर एक नली लगा होगा जिसमें एक उत्तल लेंस लगा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? आई पीस। कोई डाउट? तो सेम यही तो बना है यहाँ पर, क्लियर एकदम? कोई डाउट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग रे डायग्राम समझ लेते हैं। चलो, रे डायग्राम इसका ये बना हुआ। अब इसको देख के डरो मत, मैं इसको भी बना दे रहा हूँ अलग से। चलो ध्यान देना बेटा, आराम से समझो, परेशान मत रहो। 2.5 ग्राम, चलो बेटा ये कौन सा दर्पण है बताओ? तो अभी कैसे बताएंगे? आप बताओ। अवतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि इसका दबा हुआ पृष्ठ कैसा है? परावर्तक। इसके मुख्य अक्ष की बात कर ले, ये इसका क्या होगा बेटा? मुख्य अक्ष होगा। ऑब्जेक्ट कहीं बेटा अनंत पर रखा होगा दूर। चलो जहां पे दिक्कत होगी तुरंत बताना बेटा। मैं मान के चलता हूं कि आपको सारे नियम पता हैं प्रतिबिंब बनाने के।
पता है ना? ओके, ये भी ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोई प्रकाश की किरण है, अनंत से आएगी, सपोज करना यहाँ पर, ये देखो बेटा एक दूसरे के समांतर आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, चौथा नियम नहीं आता तो उसका भी तरीका है। वस्तु कहाँ पर रखा है, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, बात खत्म है ना, फोकस पर ही बनेगा। अरे भैया बिंदु ए जो होगा वो तो फोकस पर ही आएगा ना। और अगर चौथा नियम आता है तो और अच्छी बात है। आप बोलेंगे क्या, परस्पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परंतु मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, लेंस से या फिर दर्पण से परावर्तित या अपवर्तित होने के पश्चात जो भी होगा, बात समझ में आ रही है, उसके फोकस तल पर जाकर मिलेगी। तो आप बोलेंगे कि सर इनका, रुक जाओ, पहली चीज तो ये जितने कोण पर अपवर्तित हुई है वो आपतित हुई है उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी बेटा, परावर्तित हो जाएगी। ऐसे इसको जाना चाहिए, बात समझ में आ रही, इधर की ओर ऐसे ये जाएगी। अच्छा ये वाली प्रकाशीय किरण के साथ भी यही होगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे अभिलंब डालेंगे। अभिलंब कहाँ से डालोगे आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ना, वक्रता केंद्र से यहाँ पर एक लाइन खींचोगे तो जितने कोण पर आपतित होगा उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएगा। देखो बेटा ये कुछ ऐसे जाएगा, मान लेना इसका फोकस यहाँ कहीं है तो जहाँ फोकस होगा वहीं पर जाकर मिलेगा, बात खत्म। ओके, यहाँ पर जाकर मिला तो जाहिर सी बात है यहीं इसका क्या होगा, और किसका, ऑब्जेक्टिव मिरर का। इसके पोल को आप क्या लिखोगे बेटा, ओ, क्या लिख दोगे, ये ऑब्जेक्टिव मिरर है आपका। समझना, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए। अब आप बताओ ये प्रकाश की किरण कहाँ आ रही थी, बिंदु बी से आ रही थी, तो जिस बिंदु से चलेगी उसी का जहाँ पर मिलेगी वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। भैया ओ बताना बेटा, यहाँ भी तो प्रकाश की किरण मिल रही है तो प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, काहे, वहां क्यों नहीं बनना चाहिए, काहे नहीं बनेगा मुझे ये बताओ, अगर लॉजिक पता है तो बताओ, बोलो बेटा। ये सही बता रहा है, हाँ आप लोग धीरे धीरे मन में बोल रहे थे, जोर से बोलो अगर पता है तो, है ना। चलो ध्यान देना, परिभाषा क्या है बेटा, किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित या अपवर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी या मिलती हुई प्रतीत होगी, यानी या तो परावर्तित हो जाए या अपवर्तित हो जाए। अभी ये प्रकाश की किरण, ध्यान देना, ये आपतित प्रकाश की किरण है, बात समझ में आ रही है। तो कंफ्यूज मत होना कि वहां पे मिल गई वहां पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। चलो बेटा ये आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब। बातचीत नहीं करोगे, ये कहाँ से आ रही है, बी से, तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब, बिंदु बी का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा बी डैश। ऐसे समिति के कारण ए का भी मान लेना यहाँ पर ए डैश। बात समझ में आ रही बेटा, ध्यान देना, ए डैश बी डैश, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, ये उसका प्रतिबिंब बन गया। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान देना होगा आपको, हम लोग उसके फोकस से पहले ही देखना, संरचना में फोकस से पहले एक मिरर रख देते हैं 45 डिग्री पर, मुख्य अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक दर्पण रख देते हैं, तो प्रकाश की किरण को उधर जाने ही नहीं देगा, क्लियर, पहले ही मोड़ देगा। तो रे डायग्राम समझना बेटा, कौन सा बना रहे हो पता है, न्यूटोनियन, उसी का रे डायग्राम बना रहे हो। चलो बेटा ध्यान देना, तो यहां पर एक आप क्या करोगे, ऐसे, हाँ बिल्कुल सही, दर्पण रख दिए।
ये M1 था और ये M2, यानी कि मिरर सेकेंडरी मिरर हो गया। अब इसके इस पार प्रकाश की किरण जाएगी नहीं, इसको आप डॉटेड कर दीजिए। तुम पहले ही बना रही हो, अब बनाओ, समझना मत कुछ भी, बनाओ तुरंत बनाओ बेटा, आप समझो मत कुछ भी, बनाते रहो ऐसे। बात समझ में आ रही? ये प्रकाश की किरण तो उधर जाएगी नहीं, अब यहीं पर परावर्तित हो जाएगी। देखो किस प्रकार से, ये वाली प्रकाश की किरण जिस कोण पर आपतित होगी वहां पर लंब डालेंगे आपतन बिंदु पर, और उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी बेटा, परावर्तित हो जाएगी, ऐसे कुछ। और ये भी ऐसे कट ही जाएगा, मर थोड़ा जाएगा। कटेगा नहीं भाई तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक आई पीस रखा होगा, आसान है बेटा, बस आपको पहली बार जब देखोगे तब डर लगता है, ऐसा होता नहीं है। बाहर निकल के डरवा देती है। ये इसका देखना बेटा, आई पीस का क्या होगा, ऐसे आप सपोज कर लेना, आई पीस का ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख अक्ष, ठीक है। हाँ चलो बेटा, ये बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ से आप एक लाइन खींच लो ताकि हम बता सकें कि यहाँ से अपवर्तन होगा इसका। चलो ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब देखो ये किस बिंदु वस्तु चली थी, बी से चली, यहाँ पर परावर्तन हुआ और यहाँ पर फिर परावर्तन हुआ और यहाँ पर आकर मिल रही है। अभी तक कहीं नहीं मिली थी ना, वहां पर मिलती जब दर्पण नहीं होता। बात समझ में आ रही है? ओके, मिलती तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता, क्लियर, लेकिन फाइनली आके यहाँ मिल रही है, यानी उस बिंदु का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है। एक बार बी डैश मान चुके हो तो यहाँ पर आप बी डबल डैश, और यहाँ पर ऐसे ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा और इसको बोल देना ए डबल डैश। ये प्रतिबिंब बना रहा है ये दर्पण, बात समझ में आ रही है? लेंस के लिए जो आपका आई पीस है उसके लिए तो वस्तु का काम करेगा, उसके लिए क्या काम करेगा बेटा, वस्तु का काम। ध्यान रखना यहाँ पे ऐसे नली होगी, क्लियर है ना, उसी में। चलो इसका प्रकाशिक केंद्र ई मान लेना आई पीस के लिए। अब ये वस्तु है तो इसका फिर प्रतिबिंब बनाओ। इसका प्रतिबिंब कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे सर कोई भी नियम लगा देंगे अपना, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। एक चीज समझना, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बेटा वो हम लोग सपोज करेंगे कि आई पीस के प्रकाशिक केंद्र ई और इसके फोकस, प्रथम फोकस के बीच बन रहा है। ऐसा होने से होगा क्या, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु की ओर ही बनेगा, यही तो होती स्थिति। तो हम लोग सपोज कर लेंगे ये जो लेंस है आपका आई पीस, इसका फोकस यहाँ कहीं एफ ई, क्या है बेटा, और एफ डैश ई बोलना आप, प्रथम फोकस है ना। हाँ बेटा, अब ध्यान देना, देखो प्रथम फोकस और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच में है, तो अगर इन दोनों के बीच में है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और वस्तु की ओर यानी इधर कहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? और बड़ा बनेगा। देखो बनाते हैं, अब आप अपना नियम लगाओ बेटा, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए ऐसे सीधे, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे, हाँ परावर्तित, वो अपवर्तित, लेंस है ना, ध्यान देना बेटा, लेंस से अपवर्तन होगा, दर्पण से परावर्तन होगा। बाकी आप समझना, परावर्तन अपवर्तन कुछ भी बोलते रहते हैं, जब ज़्यादा पढ़ाओ तो ऐसे ही होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? आप सपोज करना कि यहाँ कहीं पर इसका क्या होगा बेटा, यहाँ कहीं पर फोकस होगा,
दिख रहा है? चल, ये ऐसे जा रही है, कहाँ से होकर जाएगी? द्वितीय एफ ही होगा, वो एफ ही डैश होगा और ये वहाँ से होकर जाएगी। ये सीधे निकल गई और ये समांतर आ रही थी तो ये फोकस से होकर गई। अब ये दोनों इधर की ओर कहीं नहीं काटेंगे, फैलती चली जाएंगी। इनको आप पीछे बढ़ाइए, जहाँ पर मिलेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। किसका? बी डबल डैश का। बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दिए इसको। मिल जा भाई, मिल गया? चल, यहां पर कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही, बात समझ में आ रही? तो बी डबल डैश का यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा क्या? बी ट्रिपल डैश। बात समझ में आ रही है? चलो, अब प्रतिबिंब कैसा होगा बेटा? हाँ, क्योंकि प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही, आभासी होगा और सीधा बनेगा। हाँ, बहुत बड़ा बनेगा। ये आपका क्या होगा बेटा? प्रतिबिंब। समिति के कारण मान लेना, ऐसे पूरा प्रतिबिंब बनेगा। ये बताओ बेटा, यहां तक बात क्लियर है एकदम? तो यही सेम रे डायग्राम, ध्यान देना बेटा, बताओ मत, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। है? नहीं है? तो आप ध्यान देना, सेम रे डायग्राम यहाँ पे बना है, कोई अंतर नहीं। प्रकाश की किरण वहां से आ रही है, यहाँ इसका परावर्तन हुआ, यहाँ जा रही थी। अगर ये दर्पण नहीं होता तो यहाँ जाकर मिलती और यहाँ पर प्रतिबिंब बनाता ए डैश बी डैश। कहाँ पर? फोकस पर। क्लियर है? क्योंकि अनंत से प्रकाश की किरण आ रही थी। लेकिन यहाँ पर 45 डिग्री पर एक दर्पण रखा हुआ है, तो यहाँ इन दोनों बिंदुओं पर क्या होगा? परावर्तन हो जाएगा। इन दोनों प्रकाश की किरणों का परावर्तन होने के बाद में यहाँ पर आकर मिलेंगी। यहाँ पर मिलेंगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यहाँ पर। ध्यान देना, वही प्रतिबिंब कहाँ बन जा रहा है? यहाँ। तो ए डबल डैश बी डबल डैश यहाँ पर बन गया। अब यहाँ से प्रकाश की किरण, अब देखो लेंस के लिए जो आपका आई पीस है, उसके लिए तो एक किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। तो इस वस्तु का फिर से प्रतिबिंब बनाओ। समांतर चलने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे कहाँ से होकर जाएगी? इसके द्वितीय फोकस। और यहाँ पर इसका क्या है बेटा? प्रथम फोकस। क्या है? एफ डैश ई। एफ डैश ई प्रथम फोकस और आई पीस के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है उसके लिए। तो इसके लिए तो वस्तु होगा, और अगर यहाँ वस्तु है तो देखो प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है। सब कुछ मैंने आपको समझाया है। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, सीधे निकल जाएगा। इसको पीछे बढ़ाओगे, फोकस द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, इसको पीछे बढ़ाओगे, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ पर इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। और अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका पर बनाया गया कोण, दर्शन कोण बीटा। अंतिम प्रतिबिंब यही तो है बेटा, इसके द्वारा नेत्रिका पर बनाया गया कोण ये क्या होगा? बीटा। और वस्तु द्वारा अभिकेंद्र बोल रहा हूं, अदृश्यक, ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्टिव मिरर। हाँ, अदृश्यक दर्पण के ध्रुव पर देखो कितना कोण बना रहा है? अल्फा। मान लेना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के द्वारा ये जो कोण बनाया जा रहा है, इस पर अल्फा बना है। तो जो इस पर कोण बनाया जाता है वो लोग वही मान लेते हैं। ठीक है, चलो, अगर ये अल्फा कोण है बेटा तो ये भी अल्फा कोण होगा। कैसे? आप बताओ, तुम तो पहले बना चुकी हो, सब बोलो कैसे बराबर होगा? बोलो बेटा। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। बात समझ में आ रही है ये चीज? अरे ये अभिलंब का काम करेगा। जो इसका मुख्य अक्ष है वो इस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से आ रहा है ना, पृष्ठ को मिला रहा है, तो ये लंब हो जाएगा बिंदु O पर। और ये प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ बनाएगा कोण I, यानी कि जो अल्फा है। तो ये परावर्तित प्रकाश की किरण है और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण R, I बराबर R से अल्फा बराबर अल्फा हो गया। ठीक है ना, तो ये अल्फा हो गया। अब ध्यान देना बेटा। अच्छा, एक चीज और आपको बता दें, जो ये E यहाँ पे E A ट्रिपल डैश है, ये जो प्रतिबिंब की स्थिति है बेटा, ये प्रतिबिंब जो होगा वो D से लेकर के इनफाइनाइट तक कहीं भी बन सकता है।
डी से लेकर अनंत तक आप कहीं भी बनाओ। इसीलिए आपको दो स्थितियां अभी दी जाएंगी, स्पेशल केस, कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, अनंत पर, और दूसरा केस जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम। तो उसके लिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो जनरल फार्मूला प्राप्त करो कोणीय आवर्धन के लिए, जनरल फार्मूला। कोई डाउट है बताओ? पक्का? ठीक, तो यहीं पे मैंने प्राप्त कर लिया मैग्नीफाइंग पावर। बिठा के फिर से करवा दें, ज़्यादा समझ में आएगा। क्या चीज़? ये ई ट्रिपल डैश, ई देखो इसका प्रकाशिक केंद्र है। अंतिम प्रतिबिंब कौन बना रहा है? कौन बना रहा है? लेंस, आई पीस बना रहा है ना, तो इसका प्रकाशिक केंद्र ई हो गया। यहाँ से यहाँ अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ए ट्रिपल डैश पर, यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है, कहीं भी बना सकते हो। जरूरी थोड़ा कि वहीं बनाओगे एक जगह पे। बात समझ में आ रही है ये चीज़? तो इसके लिए और इसके लिए आपको स्पेशल केस पूछा जाता है, विशेष स्थितियाँ। ये विशेष स्थिति है ना, कि एक स्थिति हो गई जब प्रतिबिंब यहीं पर बने और दूसरी स्थिति हो गई जब प्रतिबिंब यहाँ पर बने, तो उन दोनों के लिए अलग से आपको कोणीय आवर्धन का सूत्र पूछता है। क्लियर? ओके। हाँ बेटा ध्यान देना। तो मैग्नीफाइंग पावर देखो, या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन, m = बीटा अपन अल्फा होता ही है। और चूंकि अल्फा और बीटा कोण क्या है बेटा? छोटे छोटे कोण हैं, इसलिए हम लोग अल्फा बराबर tan अल्फा लगभग और बीटा बराबर tan बीटा मान लेंगे। उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जिस त्रिभुज में अल्फा है वहां से अल्फा निकालेंगे, जिस त्रिभुज में बीटा है वहां से बीटा निकालेंगे। तो ट्रायंगल देखना बेटा, इन ट्रायंगल EA डबल डैश, तो EA डबल डैश B डबल डैश, इस त्रिभुज में देखो बीटा है तो यहाँ से बीटा निकालेंगे। तो बीटा बराबर लगभग किसके मान लिया आपने लोगों ने? tan बीटा। क्यों मान लिए? क्योंकि कोण क्या है? बहुत छोटा। हाँ ठीक है बेटा। तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार क्या होना चाहिए? लंब बटे आधार। तो न्यून कोण बीटा के सामने की भुजा लंब A डबल डैश B डबल डैश लिख दिया गया। 90 डिग्री यहाँ पर होगा बेटा, इसके सामने का भुजा क्या होगा? खंड। उससे कोई मतलब नहीं है, उसको हटाओ। जो बचा वो आधार EA डबल डैश, तो EA डबल डैश आधार। कोई डाउट? अच्छा दूसरा बेटा, अब एक ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OA डैश B डैश, ट्रायंगल OA डैश B डैश। ये ट्रायंगल ले लिए, इसमें ये 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही है? इसके सामने की भुजा कर्ण OB डैश, इससे कोई मतलब। न्यून कोण अल्फा के सामने की भुजा क्या होगी बेटा? लंब। A डैश B डैश लंब होगा, उसको लिखो A डैश B डैश, और बटे आधार OA डैश। OA डैश क्या होगा? आधार, उसको लिख दिए बटे OA डैश। कोई डाउट नहीं ना? ठीक। अब देखना, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, और ध्यान देना वैल्यू पुट करेंगे और उचित चिन्ह भी ले लो, जो उनका साइन है वो भी लेते चलो इसी समय। चलो सबका रखेंगे बेटा। तो m बराबर बीटा, बीटा की जगह क्या लिखेंगे? A डबल डैश B डबल डैश। क्या लिखेंगे बेटा? एक काम करना, थोड़ा स्पेस ले लें। चलो हाँ, m बराबर बीटा की जगह और B बटे A डबल डैश होल डिवाइडेड बाई अल्फा की जगह पर बटे OA डैश। सबका साइन लिखो बेटा। हाँ नहीं नहीं, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो सब कैसे प्लस है। A डबल डैश B डबल डैश कहाँ पर है बेटा? A डबल डैश B डबल डैश, ये तो प्लस होगा। अरे भाई ये लेंस ऐसे रखा है ना, आप देखो ये लेंस ऐसे रखा है। हाँ, ये इसका क्या हुआ? प्रकाशिक केंद्र। ऊपर की ओर मापी गई दूरी प्लस, नीचे की ओर मापी गई दूरी, दाईं तरफ की मापी गई दूरी प्लस बाईं ओर की मापी गई दूरी। बात समझ में आ रही है? ऐसे भी याद रख सकते हो, किरण की ओर मापी गई दूरी धनात्मक, किरण से विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक। ऐसे तो ध्यान देना बेटा, A डबल डैश B डबल डैश इधर की ओर ही तो है। देखो A डबल डैश B डबल डैश इधर की ओर है,
इधर की ओर है तो क्या होगा, प्लस, प्लस हो गया। चलो अब ई ए डबल डैश देखिए, ई ए डबल डैश बाईं ओर है कि नहीं है, क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस कर देंगे। अच्छा मान भी रखने इसका, अभी रहने दो, अभी रख दिया जाएगा, माइनस कर दिए, क्लियर है। अब देखिए ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश क्या होगा, बिल्कुल गलत, माइनस, उल्टा कर दिया गया है दर्पण देखो। और याद करिए जब हम आपको चिन्ह लिखवा रहे थे तो वहां पर बताए थे, जब चिन्ह परिपाटी पढ़ाए थे तो मैंने लिखवाया था कि सामान्यता, वहां पे शब्द को अंडरलाइन करवाए थे, सामान्यता प्रकाश की किरण दर्पण पर बाईं ओर से डाली जाती है, इधर से हमेशा बाईं ओर से, यहाँ पर देखो दाईं ओर से प्रकाश की किरण आ रही है, क्योंकि दर्पण आपने उल्टा बनाया है। भैया परावर्तक पृष्ठ जिधर होगा उधर से प्रकाश की किरण आएगी, तो परावर्तक पृष्ठ इस समय इधर है तो उधर से आएगी, और इसीलिए मैंने वहाँ सामान्यता लिखा था। मैंने कहा था कि हम लोग जब दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हो सकता है एक आध बार हम लोग प्रकाश की किरण जो है दाईं ओर से आपतित कराएं दर्पण पे, क्लियर, इसलिए वहाँ सामान्यता लिखा है। तो यहाँ पर दाईं ओर से हो रहा है, तो ध्यान देना। अब उल्टा हो जाएगा, इधर की ओर पॉजिटिव और इधर की ओर, बात समझ में आ रही है, और इधर की ओर क्या है, दर्पण से नीचे की ओर नेगेटिव, और ऊपर ये होगा। तो देखो यहाँ पर नीचे ये इसका ध्रुव है, ध्रुव से नीचे की ओर मापा गया है दूरी, कौन सा, ए डैश बी डैश, ए डैश, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस आपने केवल ऐसे रखा था, दर्पण इधर की ओर रखा था, इधर की ओर रख दिया, तो ये वाला साइन बदलेगा बस। अब इधर की ओर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इधर की ओर क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही चलेगा, ये प्लस और ये, क्लियर है। ऐसे भी याद रख सकते हो केवल इधर को बदलने के लिए कि दर्पण की ओर मापी गई दूरी धनात्मक, दर्पण की विपरीत दिशा, दर्पण नहीं, किरण, किरण की अनुदिश मापी गई दूरी धनात्मक, और किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी, और प्रत्येक दूरी कहाँ से मापोगे, ध्रुव से, तो इधर मापोगे तो प्लस, वही तो आया, और इधर मापोगे तो वही चीज तो मैंने बनाया है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना, और नीचे है तो क्या होगा, नेगेटिव, तो ए डैश बी डैश कैसा होगा, ऋणात्मक, ए डैश बी डैश भैया क्या हो जाएगा, और ओ ए डैश, ओ ए डैश यहीं तक तो है, तो ओ ए डैश क्या होगा, बात समझ में आ रही है। जब दर्पण ऐसे रखा होता है इधर की ओर करके, तब आप उधर प्लस लेते इधर माइनस लेते, ठीक, ओके, इतनी सी बात याद रखो। दर्पण इधर, वो दर्पण पर आपतित किरण इधर की ओर आ रही है, तो किरण के अनुदिश दूरी मापोगे तो प्लस, और उसकी विपरीत दिशा में मापोगे तो माइनस। जाहिर सी बात है प्रत्येक दूरी ध्रुव से मापोगे, तो ध्रुव से जब उधर की ओर जा रहे हो तो विपरीत दिशा में जा ही रहे हो, तो इसलिए ओ से लेकर के ए डैश तक की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक, तो माइनस ओ ए डैश। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, चिन्ह क्लियर हुआ, हाँ, अगर नहीं मिटाते तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझिए, ये माइनस से माइनस काट दें, कोई दिक्कत, इसका गुणा यहाँ पर होगा, रुक जाओ, गुणा कराने से पहले इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हो सकता है कुछ लोग चले जाएं ऊपर, m बराबर, बेटा देखना, इसी प्रतिबिंब को यहाँ बना दिया गया, तो जो इसकी साइज होगी वही इसकी साइज होगी। मैंने यहाँ बगल में लिखा है, क्योंकि ए डबल डैश बी डबल डैश बराबर ए डैश बी डैश, जो ए डबल डैश और बी डबल डैश इसकी जो साइज है वही साइज इसकी होगी, तो दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर है। तो जहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश लिखा है वहां पर ए डैश बी डैश लिख देंगे। अब आप बोलोगे सर वहीं लिख देते, वहां लिखते तो गड़बड़ हो जाता, स्थिति तो उसकी वहां पर है ना, और इसकी स्थिति यहाँ पर है, उसके हिसाब से चिन्ह लिखे हो, क्लियर है। तो चिन्ह वगैरह रख लेना, उसके बाद रख लेना, मान रख लेना, ठीक है। तो जहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हो, ए डैश बी डैश, और डिवाइडेड बाई माइनस माइनस ई ए डबल डैश, चलो भैया, अपॉन क्या है बेटा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, ये पूरा का पूरा इसे कट जाएगा, 1 बचेगा। अब गुणा करा देना, ओ ए डैश, इसका गुणा यहाँ पर होगा और इसका गुणा कराइए बेटा,
ओ ए डैश का एक में होगा ओ ए डैश, एक का माइनस ई ए डैश, अच्छा ई ए डबल डैश, ऐसे लिख देंगे। अब सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए m बराबर ओ ए डैश, ओ से लेकर के ए डैश तक की दूरी होगी क्या, दर्पण की फोकस दूरी। अरे भाई फोकस पर बना है ना, तो दर्पण की फोकस दूरी को आप किससे लिखेंगे, FO। किससे लिखेंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव मिरर की फोकस दूरी अपॉन, माइनस ऊपर लगाने कोई दिक्कत, ठीक है। और ई ए डबल डैश, ई ए डबल डैश लेंस से, इसके लिए क्या है, वस्तु है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी U, और ये आई पीस है इसलिए E, तो क्यू ई होगा, क्या होगा बेटा, रख देंगे। तो ये जनरल फार्मूला आपने प्राप्त कर लिया। तो ये प्रत्येक स्थिति में काम करेगा, यहां से लेकर यहां तक वस्तु बने, बात समझ में आ रही है, प्रत्येक स्थिति में ये काम करेगा। अब स्पेशल केस देख लेते हैं कि जब यहाँ पर प्रतिबिंब बने अंतिम प्रतिबिंब, और फिर जब यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब बने, तो इसको तो रट गया होगा आपको, बार बार वही करते हो, बार बार वही मिलता है। चलो देख लेते हैं, इसको हटा दें अब, हाँ क्या करोगे इसको, अच्छा काम करता। अब देखना बेटा, स्पेशल केस में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अंतिम प्रतिबिंब बनाता कौन है, क्या हुआ, कोई डाउट है इसमें, हाँ कल वाला ही लगेगा, ये आज वाला है, ध्यान देना। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कौन बनाता है अंतिम प्रतिबिंब, आई पीस, लेंस बना रहा है ना, अच्छा। तो अंतिम लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को बी से लिखोगे, और लेंस कौन सा है, आई पीस, इसलिए बी लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, तो वही चीज लिखा है यहाँ पर, बी कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी डी पर, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि वस्तु की ओर ही बन रहा है प्रतिबिंब, उसी की ओर तो बन रहा है, तो माइनस माइनस डी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब समझना, तब यू ई की वैल्यू कितना होगा वो निकाल लो, क्यों, क्योंकि आपने जो जनरल फार्मूला निकाला है उसमें यू ई है, उसको बदल दिया जाएगा। FO तो ऑब्जेक्टिव मिरर का है ना, उसको नहीं बदल सकते, यू ई फाइंड आउट करिए और वैल्यू पुट करिए। यही चीज डेली करते हो, लेंस फार्मूला लगाओगे 1/b, बी का मतलब बी किसके लिए है बेटा, आई पीस के लिए, तो 1/b की जगह माइनस डी, और फिर माइनस 1/u की जगह यू ई, और माइनस में होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस यू ई, और बराबर 1/fe। FE प्लस क्यों होगा, क्योंकि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक, हमको यू ई या फिर 1/u चाहिए, तो 1/u को रोकिए, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस, तो 1/u बराबर 1/fe, और ये माइनस का उधर गया प्लस 1/d, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रही है, डी का गुणा 1 में डी, FE का गुणा 1 में FE, और हर का आपस में, ये आपस में डी का FE में, तो FE इंटू डी, मिल गया। 1/u निकाल के छोड़ दो, और इस दशा में जो कोणीय आवर्धन यम बराबर था -FO/UE था, तो -FO/1 को अलग कर ले, इंटू 1/UE को अलग कर ले, अंश से एक ले ले, हर से UE, क्योंकि 1/UE की वैल्यू आप याद कर लो, तो बढ़िया से पुट कर दो, तो भैया -FO/1 इंटू 1/UE की जगह पर D प्लस FE/FE इंटू डी, कोई डाउट, और ठीक लगे इसलिए FE यहाँ हर से क्या करो, बाहर कर लो, तो -FO/FE को बाहर कर लिए, हो गया, अंदर क्या बचेगा, D, तो D प्लस FE/D बचेगा, अंश में दो पद है, हर को लेकर अलग हो, तो D/D माने कि 1, और प्लस FE/D, इस दशा में ये हो जाएगा, कोई डाउट। ठीक इसी प्रकार से जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, कहाँ पर बने, अनंत पर बने, तो आप जानते हो कि B बराबर इनफाइनाइट है, तो हमको पहले से पता है U बराबर FE होगा, जब फोकस पर वस्तु होगी तभी तो अनंत पर बनेगा, ध्यान देना। ये वाली जो वस्तु है बेटा वो यहाँ पर हो, यानी इस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया जाए, यहाँ पे, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, फिर ये दोनों प्रकाश की किरणें समांतर हो जाएंगी, बात समझ आ रही है, ओके क्लियर, समझना। तो इसको उस लेंस सूत्र से चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस दशा में क्या होगा, m बराबर -FO/UE होता था, देखो फार्मूला क्या होता था, m बराबर -FO/UE, तो UE की जगह क्या पुट कर देंगे, खत्म। आज आपका रे ऑप्टिक्स एकदम